हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर की बुक, जिसका आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले के टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इससे पहले आपका टॉपिक देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिजेबल चिल्ड्रेन। कैरेक्टरिस्टिक्स के हम लोग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। संज्ञानात्मक विशेषताएं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास वैसा विकास है जिससे हम लोग का ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है, जिससे हम लोग का समझ का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में अधिगम योग्यता या अयोग्यता का प्रभाव व्यापक रूप से देखा गया है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में ही हम लोग का योग्यता है अधिगम का व अयोग्यता है, दोनों ही व्यापक रूप से देखा गया है। कुछ छात्रों द्वारा इस विकास की प्रक्रिया को तीव्रता के साथ प्रभावी और सर्वोत्तम रूप में संपन्न किया जाता है, तो कुछ छात्रों द्वारा इस प्रक्रिया को मध्यम गति से संपन्न किया जाता है। कोई इसे बहुत जल्दी सीख लेते हैं या किसी को इसे सीखने में थोड़ी धीमी होती है। इस सभी के मूल में व्यक्तिगत योग्यता एवं क्षमताओं का अंतर होता है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में प्रमुख व्यक्तिगत अंतरों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। कुछ पॉइंट हैं जिसे संज्ञानात्मक विकास को हम लोग अच्छे से डील कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास होता है कि जैसे कि एक छोटा बालक है, उसको अपना समझ का विकास कैसे होगा। मान लेते हैं अगर एक छोटा सा बालक है, अब वो किसी दिया को जलते हुए या दूध गर्म वो देखता है, तो वो सबसे पहले उसको छूने का कोशिश करता है, लेने का कोशिश करता है, और जब उसे नहीं दिया जाए तो वो रोने लगता है। और जब वो लेने का कोशिश करता है और उसे अगर वो चीज़ दे दिया जाए और एक बार अगर उससे थोड़ा जलता है, अगर उससे जल जाता है, तो दोबारा वो दूर से भी देखेगा तो वो उससे भागने लगेगा। गर्म है इस तरह का वो इशारा करने लगेगा। तो इस जो समझ का विकास होता है और दूसरों को बताने भी लगेगा कि ये गर्म है, इसको दूर रखो, ऐसा वो इशारा करने लगता है। तो ये जो समझ का विकास है उसी को बोलते हैं संज्ञानात्मक का विकास, जिससे ज्ञानेंद्रियों का विकास होने लगता है। सबसे पहला टॉपिक है शारीरिक विकास संबंधी अंतर। शारीरिक विकास संबंधी अंतर संज्ञानात्मक विकास पर व्यापक प्रभाव डालता है। प्रथम यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह हम लोग के मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इस आधार पर जिन छात्र का शारीरिक विकास सर्वोत्तम होगा, मतलब जिनका जो शारीरिक विकास अच्छा रहेगा, उनका संज्ञानात्मक विकास का सर्वोत्तम रूप में होगा, और जो उनका संज्ञानात्मक विकास भी होगा वो हमेशा अच्छा होगा। द्वितीय, शारीरिक विकलांगता की स्थिति में छात्र का समायोजन सर्वोत्तम स्थिति में नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित हो जाता है। क्या होता है, समायोजन नहीं कर पाते, जिससे उनका संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है। अतः शारीरिक विकास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मतलब सामने से या अगर हम लोग नया देखें तब भी वो शारीरिक विकास है, वो हम लोग का संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। सेकेंड, मानसिक विकास संबंधी अंतर। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि प्रतिभाशाली बालकों का संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम रूप में होता है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों का मानसिक विकास सर्वोत्तम रूप में होता है, वहीं मंदबुद्धि बालक का संज्ञानात्मक विकास धीमी गति से होता है। मतलब जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका संज्ञानात्मक विकास जो है वो सर्वोत्तम रूप में होता है, क्योंकि उनका मानसिक विकास हमेशा सर्वोत्तम होता है, तो किसी भी जो सूझ है, समझ को आसानी से सीख लेते हैं। वहीं मंदबुद्धि बालक होते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास मंद गति से होता है, क्योंकि मानसिक मंद लोगों का मानसिक विकास मंद गति से होता है। उपरोक्त दोनों ही घटना सिद्ध करती है कि मानसिक विकास के आधार पर छात्रों का संज्ञानात्मक विकास में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यानी जिसका मानसिक विकास अच्छा होगा उसी का संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, और जिसका मानसिक विकास धीमा गति होगा उसी तो उनका संज्ञानात्मक विकास का भी गति धीमा ही रहेगा। नेक्स्ट है बुद्धि संबंधी अंतर। मानसिक मंदता से ग्रसित बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है। बताए थे 100 से 120, वो आपकी इससे पढ़े हम लोग बुद्धि लब्धांक में भी पढ़े थे, वो हाई लेवल की हो गई। उससे कम आपका जो मंदबुद्धि बालक हो गए, और उससे जो हो गए वो प्रतिभावान बालक हो गए। हम लोग ये पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ये सारा टॉपिक आपको मिलेगा। ऐसे भी बीएड में एक बाय एक कड़ी सब जुड़ता जाता है, तो पीछे का छोड़ के अगर हम लोग आगे पढ़े तो हम लोग को वो समझने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग शुरुआत से देखिए, क्योंकि बाकी हर एक छोटा से कड़ी ये जुड़ता गया है, जिससे आगे भी आपको हेल्प होगा, इससे पहले भी हेल्प होगा। जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत हेल्प करेगा।
तथा प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर मानी जाती है। मतलब 120 से जितने ऊपर वाले हो गए वो प्रतिभावान बालक हो गए, प्रतिभाशाली बालक हो गए। प्रत्येक छात्र की बुद्धि लब्धि में पर्याप्त अंतर देखा जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव संज्ञानात्मक विकास पर भी देखा जाता है। हम लोग हर एक छात्र का बुद्धि लब्धि जब काउंट करते हैं, बुद्धि लब्धि मैं ये निकालना बता दूंगी कि जो IQ लेवल है वो कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला है वो बता दूंगी। उससे पहले ये हम लोग देखते हैं कि जिसका बुद्धि लब्धि मतलब 130 से ऊपर माना जाता है वो प्रतिभावान बालक होते हैं और सब में अंतर पाया जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव संज्ञानात्मक विकास पर भी देखा जाता है। यानी जिसका बुद्धि लब्धि मतलब ज़्यादा होगा, हाई होगा, उनका संज्ञानात्मक विकास भी हाई होगा, और जिसका कम होगा उनका संज्ञानात्मक विकास भी कम होगा, निम्न होगा। प्रतिभाशाली बालकों का संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है, वहीं मंद बुद्धि बालकों का विकास मंद गति से होता है, जिसका मूल कारण बौद्धिक योग्यता को माना जाता है। यानी अगर उनका बौद्धिक योग्यता कम है तो उनका विकास भी है वो धीमा होगा। ज्ञान इंद्रियों की शक्ति में संबंधी अंतर, जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनकी शक्ति का संबंधी अंतर, ज्ञान इंद्रियों की शक्ति संबंधी अंतर के कारण भी संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। जैसे एक छात्र छूकर भी वस्तुओं को पहचान लेता है तो दूसरा छात्र किसी पशु पक्षी की आवाज़ सुनकर उसका नाम बता देता है, मतलब आवाज़ सुन के ही बता देता है या देख कर ही कोई कोई बता देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे बालक होते हैं जिनको जिसमें ये सब की कमी पाई जाती है। इस प्रकार जिन छात्रों की ज्ञानेंद्रियों की क्षमता उच्च होती है, जैसे आँख, नाक, यही हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, सेंस हैं, आँख, नाक, कान एवं त्वचा आदि की शक्ति तीव्र होती है। मतलब हम लोग देख के, सुन के और या फिर उसको टच करके हम लोग आसानी से बता देते हैं ये क्या है, शक्ति तीव्र होती है, तो उनका वही संज्ञानात्मक विकास भी तीव्र होता है। इसके विपरीत स्थिति में किसी कारणवश इंद्रियों की शक्ति कमज़ोर होती है तो संज्ञानात्मक विकास की स्थिति में भी कमज़ोर होती है। कोई अगर छू के पता नहीं कर पाता या फिर आवाज़ सुन के नहीं समझ पाता है तो उनके ज्ञानेंद्रियों का जो विकास है वो धीमा है या फिर वो मंद है। नेक्स्ट है चिंतन शक्ति संबंधी अंतर। चिंतन शक्ति संबंधी अंतर में संज्ञानात्मक विकास में अंतर उत्पन्न करता है। जैसे एक छात्र के चिंतन शक्ति तीव्र होती है तो वह बिना किसी की सहायता के संज्ञानात्मक विकास की गति को तीव्र बना लेता है। आप लोग देखिएगा जब किसी बालक को ट्रेनिंग के पीरियड में जब किसी चीज़ को आप किसी बालक को सिखाइएगा तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक ही बार में सीख जाएंगे, समझ के बता देंगे। किसी बालक को आप 1-2 बार बताइए फिर वो सीखेंगे। किसी बालक को आप बार बार बता रहे हैं तब जाके वो कहीं सीखते हैं। तो उनका धीमा होता है, किसी का मध्यम होता है, किसी का उच्च होता है, जिससे वो तुरंत किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं आसानी से। चिंता शक्ति वाला छात्र पतंग उड़ते हुए देखता है तो उसको चिड़िया नहीं समझता, क्योंकि बालक को क्यों बताया जाता है जो उड़ते हैं वो पक्षी चिड़िया होते हैं, अगर पतंग उड़ रहा है तो वो चिड़िया है। वो अंतर को नहीं समझ पाएंगे कि ये पतंग है वो चिड़िया है। लेकिन जिनका चिंतन शक्ति तीव्र होगा, मतलब जिसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा, वो लोग समझ पाएंगे कि पतंग है जो वो निर्जीव है और चिड़िया जो है वो सजीव है। इस प्रकार की स्थिति में वो प्रत्येक वस्तु के संज्ञान में अपनी चिंतन शक्ति का प्रयोग करता है। चिंतन शक्ति के विकास के अभाव में छात्र पतंग एवं चिड़िया में अंतर नहीं कर पाता। अगर उनका चिंतन शक्ति का विकास कम है, धीमा है, तो वो पतंग और चिड़िया में अंतर नहीं कर पाएगा। वहीं अगर संज्ञानात्मक विकास सही है तो वो पतंग और चिड़िया दोनों में अंतर वो आसानी से कर पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संश्लेषण एवं विश्लेषण योग्यता संबंधी अंतर। प्रत्येक छात्र में संश्लेषण और विश्लेषण की योग्यता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जिससे मतलब ये हो गया आपका सिंथेसिस और एनालिसिस। जिस छात्र में संश्लेषण और विश्लेषण की योग्यता अधिक पाई जाती है उस छात्र का संज्ञानात्मक विकास गति से होता है, मतलब यानी तेज गति से होता है। उन लोग जो संश्लेषण और विश्लेषण उस चीज़ को आसानी से कर लेते हैं, मतलब किसी चीज़ को उस चीज़ को समझ के एक जैसा चीज़ों में अंतर ये सब चीज़ समझ पाते हैं। इसके विपरीत जिस छात्र में संश्लेषण और विश्लेषण कम होते हैं वो उनका संज्ञानात्मक विकास कम होता है। जैसे एक छात्र घोड़े के संज्ञान के आधार पर ऊँट को बड़ा घोड़ा कहता है, यानी ऊँट को जब वो देखेगा तो एक जानवर के जान गया कि इस तरह जो रहता है वो घोड़ा रहता है, तो ऊँट को देख के वो बड़ा घोड़ा बोलेगा। लेकिन वहीं अगर उनका जो संश्लेषण और विश्लेषण करने का जो तरीका है वो योग्यता है वो अगर अच्छा है तो वह उस ऊँट को घोड़ा नहीं कहेगा। ठीक है, वह संश्लेषण और विश्लेषण घोड़ा और ऊँट में कर पाएगा तो वो उसे घोड़ा नहीं कहेगा और उसके वास्तविक नाम को जानने का प्रयास करेगा कि यह क्या है, ऐसा सवाल वो करेगा और जानने का कोशिश भी करेगा। लेकिन जो संश्लेषण विश्लेषण नहीं कर पाएगा वो
ऊँट को भी घोड़ा कहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मृति संबंधी अंतर। स्मृति संबंध में अंतर के आधार पर भी संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। जिस छात्र की स्मृति सर्वोत्तम होगी उसका संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होगा। ये हम लोग जान गए हैं कि जिसका स्मृति सर्वोत्तम होगी। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ा है, जैसे चिंतन शक्ति है, स्मृति है, ये सारा कुछ अगर जो अच्छा होता है उनका संज्ञानात्मक विकास भी तीव्र गति से होता है। अगर किसी छात्र की स्मृति संबंधी जो है मेमोरी कमज़ोर है तो उनका जो संज्ञानात्मक विकास भी होता है वो मंद गति से होता है। वो चीज़ों को रिलेट भी नहीं कर पाते। स्मृति के सर्वोत्तम रूप में होने से छात्र भूतकाल अनुभव का, हाँ यही बात बोल रही हूँ मैं, कि रिलेट नहीं कर पाते। भूतकाल अनुभव का वर्तमान अनुभव से संबंध कर पाता है। जैसे अगर हम लोग मैथ्स सीखते हैं तो मैथ्स में क्या होता है कि हम लोग शुरू में प्लस, फिर माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसा हम लोग सीखते हैं। और यही बाद में जाके सिंप्लीफिकेशन में मिलता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बाद हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं तो फिर बालक को अलग से सिखाना होता है सब कुछ। तो और किसी किसी बालक में क्या होता है, वो सब कुछ आता है, बस उनको एक बनाने का फॉर्मेट बता दीजिए, वो बना लेंगे। बट जिनका मंद गति से होता है उन लोगों को फिर से बताना होगा। ऐसे हम लोग ऐड करते थे, वैसे सब्ट्रैक्शन करते थे, और इसी तरह से ये सिंप्लीफिकेशन को भी तोड़ तोड़ के बताना होगा। तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, अच्छा वही है उसी के ज़रिए ये बनेगा, ऐसा वो लोग रिलेट नहीं कर पाते। इस प्रकार की स्थिति में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होगा। अगर वो पुराने सीखे गया जो अनुभव है उसको नवीन तथ्यों के साथ जोड़ पाते हैं, ज्ञान को सरलता से होता है, तो इस प्रकार की स्थिति में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। और निम्न स्तरीय स्मृति में छात्र अपने पूर्व अनुभव को नवीन अनुभवों से संबंध नहीं कर पाता, जिससे संज्ञानात्मक विकास मंद होता है, जिससे के तथ्यों का ज्ञान सरलता से होता है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इसका 7 ही पॉइंट है, इसका 7 पॉइंट है। काफ़ी ऐसे 8, 10, 12 पॉइंट होने से सही था, बट 7 पॉइंट भी काफ़ी है। आज का टॉपिक हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। आज हम लोग जो पढ़े कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या। उसके बाद हम लोग का होगा एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये सारा आप लोग अच्छे से देखते जाइए, सारा डील को अच्छे से एक बार पढ़ते भी जाइए। और किसी भी तरह का अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगी। आप इस वीडियो को, इसके प्रीवियस वीडियो को देखें, जिससे आपको ये और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। तो आप प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।